आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के ऊपर। बेसिकली लेक्चर हो गया खत्म। आज हम करेंगे इस चैप्टर का वन शॉट, मतलब बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एक बार में होगा आज समाप्त। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। किसके ऊपर बात करते हैं भाई? बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? तो जैसा कि आप जानते हो, क्योंकि आपको मैंने पहले पढ़ाया है, बायोडाइवर्सिटी का सिंपल सा मतलब है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी हो। तो हमने बोला कि जब बहुत सारे नंबर, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, अनेकता, विविधताएं कहते हैं। डाइवर्सिटी मतलब विविधताएं, बहुत सारे डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे तरीके की चीजों की तो बोलेंगे डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 1000 तरीके का पेन है, तो मैं बोलूंगा मेरे पास पेन की डाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? मतलब ऑर्गेनिज्म बहुत सारे, इस चीज को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है? तो क्या बोला? द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ different kind of animal and plant which together make a good and healthy environment, it's called biodiversity। ठीक है? अब हम आगे एनसीईआरटी के ऊपर। तो एनसीईआरटी का ये जो लाइन है, अब मैं पढ़ के आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है? पढ़ के बता दूंगा, ठीक है भाई? हमने बोला इफ एन एलियन, नहीं टाइम लग जाएगा ढेर, मेरी बात ध्यान सुनो। अब आप पढ़ोगे ना, तो आप मेरी हिंदी को सुन लो, पढ़ो उसके बाद हिंदी को सुनो। देखो, एक काम करो, अभी तुम पढ़ो, ठीक है? रोको वीडियो, फिर पढ़ो। अब मेरी हिंदी सुनो। देखो, इसका ये जो दो लाइन है, एनसीईआरटी का क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये जो दो लाइन है वो कहने की कोशिश कर रहा है भाई कि अगर एलियन, कौन एलियन? तुम एलियन, तुम भी तो एलियन जैसा दिखते हो यार, है ना? खैर बुरा नहीं मानना, ठीक है? तो हमने बोला एलियन मतलब बाहरी ग्रह से आया हुआ व्यक्ति, या कोई भी, कुछ भी यार, व्यक्ति क्या ही बोलूं मैं उसको, मतलब एलियन यार, बाहर से कोई आया है स्पीसीज, ठीक है? अगर वो हमारे अर्थ को विजिट करता है, हमारे अर्थ को विजिट करता है, तो देख के अमेजिंग फील करेगा, एकदम सकते में हो जाएगा। क्यों भाई? वो बोलेगा भाई इतना ज्यादा डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, इतने तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं। फ्लावर सिर्फ एक तरह का फ्लावर नहीं कि गुलाब है, नहीं, बहुत तरह का फ्लावर जिसका नाम नहीं जानते हम लोग, और 10-15 का नाम जानते हैं, बाकी के बारे में तो जानते ही नहीं है। वो बोलेगा भाई चींटियां हैं, इतनी सारी वो चींटियां हैं सिर्फ वहां पे, ठीक है? समझ आया? तो ये देख के वो अमेजिंग फील करेगा, इतनी सारी डाइवर्सिटी है लाइफ की यहाँ पे। ये नहीं कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स है, नहीं, हमारे अलावा करोड़ों 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 खरबों में यार स्पीसीज, ठीक है? फिशेज हैं तो सिर्फ ये नहीं कि एक तरह की, नहीं, 30,000 तरह की फिश है यार, 30,000 40,000 तरह की। समझ आ रहा है? देखो क्या लिखा हुआ है, इवन फॉर ह्यूमन द रिच वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद विच दे शेयर दिस प्लैनेट नेवर कास्ट टू। उसने बोला यार, ह्यूमंस की बात करें तो वो भी इतने सारे वैरायटी के साथ अपने आप को शेयर कर रहा है, मतलब इस प्लैनेट पे हम भी रहते हैं और वो भी रह रहे हैं। करेक्ट, ठीक है भाई? आगे क्या है कॉमन? अब देखो क्या है कि ये हार्ड बिलीव करना तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि फिशेस की 28,000 स्पीसीज हैं, 3 लाख तरीके के बिटल्स हैं, है ना? 20,000 तरीके के क्या है भाई? एंट्स है, ठीक है? और 20,000 तरीके के बोलते हैं ऑर्किड है। तो सोचो ये इतने सारे स्पीसीज, सो कितना डाइवर्सिटी है यार, कितना सारा डाइवर्सिटी है। तुम सोच रहे हो, अंदाजा लगा रहे हो? देखो यार, एंट होगी तुम्हारी, बिटल हो गई तुम्हारी, ठीक है? अब क्या बोला हमने? हमने बोला ये चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, जो कि हम पढ़ चुके हैं वन शॉट में, तो चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो इतने सारे क्वेश्चन आपके सामने होंगे। क्या इतने सारे स्पीसीज क्यों है? व्हाई आर दे सो मेनी स्पीसीज? डिड सच ग्रेडियंट, क्या उसने बोला कि ये जो है, क्या शुरू से इतनी सारी डाइवर्सिटी थी या अभी उत्पन्न हुई है? तीसरा क्या है, इतनी सारी डाइवर्सिटी आई कहां से? ठीक है? ये क्या, ये डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, और है तो कैसे इंपॉर्टेंट है ये डाइवर्सिटी? अगर हमारे अर्थ पे इतनी ज्यादा स्पीसीज हैं तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है अर्थ को, ये, ठीक है? फिर हमने बोला कि क्या अगर कोई स्पीसीज कम हो जाती है तो क्या हमारी जो अर्थ है, या जो हम जहां रहते हैं, तो क्या वो फंक्शनल, मतलब क्या वो काम करना बंद कर देगी या फिर स्लो डाउन हो जाएगी? फंक्शन ही नहीं, कोई ना कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसके बारे में जानेंगे। और ये जानेंगे कि हमको क्या फायदा इतनी सारी डाइवर्सिटी का, ठीक है भाई? अब हमने बोला बायोडाइवर्सिटी, तो इन आवर बायोस्फीयर बहुत सारी स्पीसीज हैं, बहुत सारी स्पीसीज हैं। देखा तुमने अभी, एंड की 20,000 स्पीसीज थी, फिशेस की 28,000, बेटल्स की 3 लाख स्पीसीज थी। तो सवाल ये है कि क्या जो डाइवर्सिटी है वो क्या सिर्फ स्पीसीज के लेवल पे है? नहीं,
आंसर है कि जो डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं मैक्रोमोलिक्यूल से लेकर बायोम्स तक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स, अगर तुम मॉलिक्यूल्स की भी स्टडी करोगे तो हजार तरीके तुमको मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स में भी तो डाइवर्सिटी है ना यार। बायोम्स का मतलब क्या होता है? ऐसा इकोसिस्टम जिसकी अपनी नेचुरल बाउंड्री होती है उसको हम बायोम्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट एक बायोम है, ग्रासलैंड एक बायोम है, ठीक है। तो ऐसा इकोसिस्टम जिसकी अपनी नेचुरल बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं। तो बायोम्स भी इतने तरीके के हैं, है ना। तो उसने वही बोला कि हमारे जो डाइवर्सिटी है वो सिर्फ स्पेसीज के लेवल तक नहीं है, डाइवर्सिटी जो है मैक्रो मॉलिक्यूल से लेकर के बायोम्स के लेवल तक है। अब बायोडाइवर्सिटी टर्म को किसी दूसरे ने दिया था, आप मुझे बताओगे बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था? ठीक है, आप क्या बताओगे मुझे? कमेंट करके बताओगे कि बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था। इसको पॉपुलराइज किया था इसने एडवर्ड विल्सन साहब ने बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया नहीं था, उसने बस पॉपुलराइज किया था इसको, सोशियोबायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। उसने बहुत सारी बातें कही, उसने डाइवर्सिटी के बारे में डिस्क्राइब किया कि किन किन लेवल्स पे डाइवर्सिटी है। तो हमने 3 इंपॉर्टेंट निकाले हैं। पहला हमने बोला जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी है, किसके लेवल पे? जेनेटिक लेवल पे है। दूसरा हमने बोला स्पीसीज के लेवल पे डाइवर्सिटी है। तीसरा हमने बोला इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, मतलब इकोलॉजी मतलब इकोसिस्टम के लेवल पे डाइवर्सिटी है, करेक्ट। तो हमारे एडवर्ड साहब ने कहा कि 3 लेवल पे डाइवर्सिटी है, जेनेटिक लेवल पे है, ठीक है, स्पीसीज लेवल पे है, और किस पे बोला? इकोलॉजिकल लेवल पे। जेनेटिक लेवल की बात बोलते हैं, हमने बोला भाई ऐसा है जेनेटिक्स के लेवल पे इतनी डाइवर्सिटी की पूछो मत। जैसे कि एक मेडिसिनल प्लांट है जिसका नाम है रोवोल्फिया वोमेटोरिया, हिमालय के पार्ट में उगता है ये, ठीक है। और अगर हम बात बोले तो इसमें एक केमिकल मिलता है जिसका नाम है रेस्प्रिन, ठीक है। इसमें एक केमिकल मिलता है जिसका नाम है रेस्प्रिन, हार्ट में काम देता है ये रेस्प्रिन, एक्टिव केमिकल मिलता है। अब तुम अगर रोवोल्फिया वोमेटोरिया की अलग अलग स्पीसीज को देखोगे तो सब में आपको कहीं ना कहीं जो इस केमिकल की पोटेंसी है और इसका कॉन्सेंट्रेशन है आपको अलग मिलेगा। सोच रहे हो, प्लांट सेम है, रोवोल्फिया वोमेटोरिया ये भी है, प्लांट एक किलोमीटर दूर लगा हुआ वो भी रोवोल्फिया वोल्टिया वो भी है, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो पोटेंशियल है उसमें प्रेजेंट केमिकल की, रेस्प्रिन की, वो डिफरेंट है। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि उनके जीन्स के लेवल पे बदलाव था, उनके जीन्स के लेवल पे बदलाव था। समझ आया? इंडिया की बात बोले तो 50,000 स्ट्रेन राइस की है, 50,000 तरीके सिर्फ राइस है, 1,000 है सब मैंगो ही है, सब मैंगो ही, मैग्निफिरा इंडिका मैंगो ही है, लेकिन वैरायटी अलग अलग है, वैरायटी अलग अलग है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके जीन्स के लेवल पे डिफरेंस था, उनके जीन्स के लेवल पे डिफरेंस था। समझ आता है? ये रोवोल्फिया वोमेटोरिया है, और आम का प्लांट देखने का दिखाने का तुमको फायदा नहीं है, तुम देखा है पहले से ही। स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात बोलते हैं तो हमने बोला वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस की बहुत सारी स्पीसीज हैं एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। तो ये किसकी डाइवर्सिटी है? ये बता रही है स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो स्पीसीज के लेवल पे भी डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। जैसे वेस्टर्न घाट में जाओगे तो एम्फीबियंस, बहुत सारे एम्फीबियंस हैं, ठीक है, बहुत सारे एम्फीबियंस वहां प्रेजेंट है, ठीक है। फ्रॉग एम्फीबियंस में आता है, सैलमेंडर एम्फीबियंस में आता है। तो जो एम्फीबियंस के स्पीसीज है वो आपको वेस्टर्न घाट में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। अगर हम बात बोले इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, मतलब इकोसिस्टम के लेवल पर डाइवर्सिटी बोलेंगे, तो इंडिया में बहुत सारे इकोसिस्टम पाए जाते हैं। इंडिया में डेजर्ट भी है, रेन फॉरेस्ट भी है, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ, वेटलैंड, स्टूरीज, अल्पाइन मीडो, ये डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा कहां? इंडिया में, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर नॉर्वे जैसी कंट्री में जाओगे जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ होता है तो वहां आपको प्रॉब्लम है, मतलब वहां आपको इतनी सारी डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ स्नो है, बर्फ है। अगर मैं बात बोलूं तो ये है रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट दिखाने का कोई फायदा नहीं है तुमको। रेन फॉरेस्ट क्या होता है भाई? जहां पे वाइल्ड फायर मतलब आग लगने की संभावना बहुत कम होती है, ना के बराबर। मैनग्रोव क्या होता है भाई? तो पानी वाले इलाका के एज पे, कॉर्नर पे, रिवर के कॉर्नर पे कुछ रूट्स जो कि जमीन से निकले हुए हैं ऊपर, देखो ध्यान से, इनको देखो, ऐसे पेड़ उगे, उनको मैनग्रोव्स कहते हैं। कोरल रीफ क्या होता है? तो हमने बोला एक रिजिड रॉक होता है, ठीक है, जो कि कोरल्स के डिपोजिशन से बनता है, एक रॉक टाइप का स्ट्रक्चर जो कोरल्स के डिपोजिशन से बना है। कोरल क्या होता है भाई? तो कोरल हार्ड पिंक हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, व्हाइट हो सकते हैं, ठीक है, जो कि सी के अंदर बनते हैं। कैसे? बहुत सारे बोनी सी एनिमल्स जो होते हैं उनके बोन्स इकट्ठा हो जाते हैं तो उससे बनता है कोरल, और कोरल जब जमा हो जाता है तो कोरल रीफ बनता है, करेक्ट।
वेटलैंड आपने देखा जहां पानी भरा है, चाहे सीजनली चाहे परमानेंटली। स्टोरीज नदी का वो किनारा जो जाकर के समंदर से मिलता है उसको स्टोरीज बोलते हैं। अल्पाइन मीडो वो जगह है जहां पे बड़े बड़े प्लांट्स नहीं होते हैं और ऊंची वाली जगह पे होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बोला ये नॉर्वे, तो नॉर्वे में आपको इकोसिस्टम के लेवल पे डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ स्नो है, स्नो है, स्नो है, स्नो है, स्नो है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हमारे यहाँ डेजर्ट भी है, रेन फॉरेस्ट भी है, कोरल रीफ भी है, बहुत सारी चीजें हैं, करेक्ट। चलो ठीक है। अब हमने बोला कि ये सब जो इवोल्यूशन हुआ है इसमें मिलियंस, इतनी सारी स्पीसीज आप देख रहे हो, इसको बनने में भाई मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं। क्या लगे? मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं। लेकिन हमारे कारणों की वजह से हम लगातार इसको खो रहे हैं, और जिस रेट से अगर खो रहे हैं, अगर वही रेट चलता रहा तो लगभग 2 सेंचुरी में सब कुछ खत्म हो जाएगा, करेक्ट। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है। और इस पे लोगों को इंटरनेशनल कंसर्न एज मोर एज पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिग टू रियलाइज द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर आवर सर्वाइवल। उसने बोला जितना जल्दी हो सकेगा आप अगर इस चीज को समझोगे तो हमारे सर्वाइवल के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मतलब उतना ही आसान हो जाएगा। वही लिखा उन्होंने कि बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल एनवायरमेंट इशू ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न एज मोर एंड मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगिन टू रियलाइज। जितने ज्यादा लोग इस चीज को रियलाइज करेंगे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी हमारे क्योंकि हमारा ये जो बायोडाइवर्सिटी है हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा ठीक रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। अब कुछ चीजें थी, क्या चीजें थी ध्यान देखना। ये जो बीच वाला इलाका है ना, ये जो बीच वाला इलाका इसको कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर के बाद आता है ट्रॉपिकल वाला एरिया। कौन सा एरिया आता है भाई? ट्रॉपिकल। उसके बाद आता है टेम्परेट। तो पहले आता है इक्वेटर, फिर आता है ट्रॉपिकल, फिर आता है टेम्परेट, फिर आता है नॉर्थ पोल, ठीक है। टेम्परेट टीएम कर देते हैं, ट्रॉपिकल टीओपी कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि सर ये आपको मैं बेसिक जियोग्राफी बता रहा हूं, ठीक है, अर्थ की। तो सबसे पहले आता है इक्वेटर, फिर क्या आता है, किसकी तरफ मूव कर रहे हो? नॉर्थ पोल की तरफ मूव कर रहे हो, तो ट्रॉपिकल, फिर आता है टेम्परेट, और फिर आता है आपका पोल, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो। इधर जाओगे तो साउथ पोल, इधर जाओगे तो नॉर्थ पोल, ठीक है। तो इक्वेटर के बाद ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल के बाद टेम्परेट, ये टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेट है, उसके बाद नॉर्थ पोल। ये बताने का मतलब क्या था? ये बताने का सिंपल सा मतलब था कि इक्वेटर से जब आप पोल की तरफ मूव करते हो तो वैसे वैसे टेम्परेचर घटता है। क्या घटता है बाबू? टेम्परेचर घटता है। मतलब इक्वेटर पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, ट्रॉपिकल पे उससे कम होगा, उससे कम टेम्परेट पे होगा, और नॉर्थ पोल तो बहुत कम होता है, करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे? इक्वेटर के बाद आता है ट्रॉपिकल, उसके बाद आता है टेम्परेट रीजन, उसके बाद आता है पोलर रीजन। और इक्वेटर से जब आप पोल की तरफ मूव करते हो तो टेम्परेचर डाउन होता है, और नॉर्थ पोल से जब आप, या पोल से जब आप इक्वेटर की तरफ मूव करते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करूं, स्पीसीज, अब देखो हो सकता है ना कि इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जो मूव कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि बताइए हमको कि बायोडाइवर्सिटी का क्या हालचाल है, मतलब स्पीसीज का नंबर बढ़ता है, घटता है, कांस्टेंट रहता है, क्या? तो हमने ऑब्जर्व किया है कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हो, किसकी तरफ मूव करते हो? पोल की तरफ मूव करते हो, तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो घटता है। क्या घटता है? मतलब इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, उससे कम कहां होगा? ट्रॉपिकल पे होगा, उससे कम कहां होगा? टेम्परेट में होगा, और उससे कम कहां होगा? पोल पे होगा। मतलब जैसे जैसे आप इक्वेटर की पोल की तरफ मूव करते हो, इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हो, चाहे वो साउथ पोल हो चाहे वो नॉर्थ पोल हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन, मैं ये बोल रहा हूं इक्वेटर से जब आप पोल की तरफ मूव करते हो तो बायोडाइवर्सिटी घटता है, टेम्परेचर भी घटता है। अगर मैं कहूं पोल से इक्वेटर की तरफ, तो पोल की तरफ से में टेम्परेचर बढ़ता है और साथ साथ बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ती है, आपको ध्यान रखना है। क्या लिखा है? हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन द अर्थ एंड हाउ मेनी इंडिया। इस अर्थ पे कितनी स्पीसीज हैं और इस इंडिया में कितना स्पीसीज है? देखो, since they are publishing record of all the species discovered and named, we know how many species in all over discovered for, but उसने बोला यार ऐसा है कि हमने पब्लिश किया बुक और हम ये जानते हैं कितनी स्पीसीज, हमने बहुत सारे का नाम, बहुत सारे बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि कितनी स्पीसीज इस अर्थ पे हैं। बहुत सारे को जानते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे जिसको हमने नहीं ढूंढा है, तो सबको मिला के ना बोलोगे टोटल कितना। तो वही बोला, सिंस दे आर पब्लिश रिकॉर्ड, स्पीसीज का डिस्कवर जितना हुए, उनका नाम, उनका पता सब कुछ है, रिकॉर्डेड है, बट इट इज नॉट इजी टू आंसर दिस क्वेश्चन कि कितनी स्पीसीज अर्थ पे, क्योंकि बहुत सारे स्पीसीज को हम नहीं जानते हैं, करेक्ट। फिर दूसरी चीज क्या है? IUCN के मुताबिक, ठीक है, IUCN के मुताबिक
जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब सो फार इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन बट वी आर नॉट क्लियर अबाउट हमने उसने बोला आईयूसीएन ने कहा भाई ऐसा है, आईयूसीएन ने 2004 में कहा भाई ऐसा है कि जितनी स्पीसीज को हम जानते हैं वो अप्रोक्स 1.5 मिलियन से थोड़ा ज्यादा है ना। देखो मोर देन है भाई, कंफ्यूज नहीं होना, मोर देन 1.5 मिलियन है, ठीक है। लेकिन इसका कोई आइडिया नहीं है हमारे पास कि कितनी स्पीसीज और डिस्कवर करे जाने के लिए बाकी है, करेक्ट, ठीक है। अब एक सवाल है भाई कि आपने जो अपनी स्टडी की कि कहां स्पीसीज कौन सी कहां मिलती हैं, तो आपने क्या हुआ, आपने इक्वेटर में भी किया, आपने ट्रॉपिकल में भी किया, आपने टेम्परेट में भी किया, तीनों जगह स्टडी की। लेकिन टेम्परेट में हमने स्टडी ज्यादा कंप्लीट कर लिया, क्यों? क्योंकि पहला रीजन था कि बहुत सारे साइंटिस्ट टेम्परेट वाले रीजन से बिलोंग करते थे, पहली चीज। दूसरा क्या था कि हमने टेम्परेट में स्टडी इसलिए पूरी कर ली क्योंकि कहीं ना कहीं टेम्परेट में स्पीसीज का नंबर कम था। तो हुआ क्या, देखो ध्यान से, हुआ क्या कि हमने एक अंदाजा लगाया, हमने बोला यार टेम्परेट में हमने अपना स्टडी किया, टेम्परेट में, ट्रॉपिकल में एज कंपेयर टू टेम्परेट कम स्टडी हुई है, करेक्ट। तो हमने बोला अगर टेम्परेट के 1 किलोमीटर स्क्वायर में, किसमें, टेम्परेट के 1 किलोमीटर स्क्वायर में, हमने बोला जितना स्पेसिस टेम्परेट में है ना उसका 5 गुना स्पेसिस कहां है, ट्रॉपिकल में। जितना स्पेसिस टेम्परेट में उसका कितना, 5 गुना, मतलब अगर यहां 1 मिलता है तो यहां 5 मिलेगा। तो हमने बोला जब हमने टेम्परेट के 1 किलोमीटर स्क्वायर में स्टडी की तो हमको मिला 1 लाख स्पेसिस, कितना, 1 लाख। तो कहीं ना कहीं अगर 5 गुना ज्यादा स्पेसिस रिचनेस है ट्रॉपिकल में तो आप ये कह सकते हो कि यहां कितना मिलेगा, 5 लाख मिलेगा। तो आपने क्या कंपैरेटिव अंदाजा लगाया कि टेम्परेट में, क्योंकि टेम्परेट में हमने बहुत सारा पढ़ लिया था क्योंकि स्पेसिस रिचनेस भी कम है वहां पे और बहुत सारे साइंटिस्ट वहां से बिलोंग करते थे। ट्रॉपिकल में पढ़े ना जाने का कारण यह भी था कि वहां का तापमान थोड़ा ज्यादा था, ऊपर से बहुत ज्यादा स्पेसिस रिचनेस थी तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो हमने क्या किया, स्पेसीज जो इन्वेंट्री थी वो हमने कि कितना स्पेसीज कहां मिलता है वो हमने टेम्परेट में कंप्लीट कर लिया, ट्रॉपिकल में कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है, ठीक है। तो कंसीडरिंग दैट ओवरवेलमिंग लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड आर इन ट्रॉपिकल बायोलॉजी, उसने बोला बहुत सारे स्पीसीज जो हैं ट्रॉपिकल में इंतजार कर रहे हैं उनको खोजा जाए। तो कंपैरिजन किया उन्होंने, बायोलॉजिस्ट ने टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीसीज को कंपैरिजन किया और उस हिसाब पे उसने बताया कि कितनी स्पीसीज इस अर्थ पे बाकी हैं। कैसे किया, टेम्परेट में देखा और पता लगाया कि कितना स्पीसीज रिचनेस है। उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने क्या किया, पहले कि टेम्परेट में स्टडी किया 1 किलोमीटर में, ठीक है, और ट्रॉपिकल में भी स्टडी की उन्होंने 1 किलोमीटर में, ठीक है। टेम्परेट में भी 1 किलोमीटर में किया और ट्रॉपिकल में भी 1 किलोमीटर में किया। टेम्परेट में उन्होंने पाया 1 लाख और कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल उनको मिला 5 लाख। तो देखा यार 5 गुना है। तो जब उन्होंने ट्रॉपिकल पूरा पढ़ लिया तो 5 से इंटू करके टेम्परेट के बारे में कह दिया। ये चीजें हैं यार, समझ में आया। अब देख, कुछ एस्टिमेट्स कहती हैं कि 20 से 25 मिलियन स्पीसीज हैं, लेकिन अगर मोर अच्छा सा अंदाजा लगाएं तो रॉबर्ट मे साहब ने कहा था कि 7 मिलियन है। कितना है, 7 मिलियन स्पीसीज इस अर्थ पे है, यानी 7 मिलियन, ठीक है। अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें इस अर्थ के बारे में तो पता है आपको क्या, आपको बता रहा हूं मैं, 70% जितनी भी स्पीसीज रिकॉर्ड की गई हैं उनमें 70% एनिमल है। कौन है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल है, ठीक है। अगर प्लांट को इंक्लूड कर दिया जाए, प्लांट में क्या क्या, एल्गी भी इंक्लूड है, अभी अलग अलग है, फंजाई अलग है, फंजाई किंगडम अलग है यार, ठीक है। लेकिन अभी इन्होंने प्लांट में ही शामिल क्या की, इंक्लूडिंग एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये सबको शामिल कर दिया प्लांट में। तो इसकी स्पीसीज 25% से ज्यादा नहीं है। तो एनिमल्स की 70% है, प्लांट्स की 22% है, ये हम जानते हैं। मतलब जितनी स्पीसीज हम जानते हैं उनमें 70% क्या एनिमल्स है। और प्लांट्स के बारे में 22% के बारे में जानते हैं। प्लांट्स में आपने एल्गी को भी शामिल किया, उसमें फंजाई को भी शामिल किया, आपने ब्रायोफाइटा को भी शामिल किया, आपने जिम्नोस्पर्म को शामिल किया, आपने एंजियोस्पर्म को भी शामिल किया, करेक्ट। अगर एनिमल्स में जाएं तो जो 70% है ना उनमें का भी, मतलब टोटल एनिमल जितना हमने रिकॉर्ड किया है, फॉर एग्जांपल हमने टोटल एनिमल रिकॉर्ड किया 1 लाख, तो उनमें कहीं ना कहीं 70% मतलब 70,000 क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट है।
मतलब टोटल एनिमल में 70% इंसेक्ट हैं, वो बहुत सक्सेसफुल हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास काइटिन से बना एक्सोस्केलेटन है। करेक्ट, याद रहेगा। ठीक है, अब मतलब ये कि हर 10 एनिमल में से 7 कौन इंसेक्ट है भाई। ठीक है, इतनी इस इंसेक्ट की डाइवर्सिटी क्यों है? क्योंकि उनके पास एक्सोस्केलेटन है काइटिन से बना हुआ, जो कि इनको बहुत तरीकों चीजों से रेसिस्टेंट बनाता है। ठीक है भाई, अब देखो क्या लिखा उन्होंने, बोला कि फंजाई की अगर टोटल स्पीशीज को बताना है तो देखो क्या है, पूरी स्पीशीज फिश की, एम्फीबियंस की, रेप्टाइल की और मैमल्स की, इन चारों को अगर प्लस भी कर दोगे ना तो उससे कहीं ज्यादा आता है फंजाई का स्पीशीज, याद रखेंगे। ठीक है, ये डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे फिशेज हैं, मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, एक तरफ यहाँ फिशेज हैं, इसमें देखो फंजाई, मोसेस, फर्न, एंजियोस्पर्म, लाइकेन, एल्गी, ये बता रहा है डाटा कि कौन कहाँ है। तो देखो 2014 में आया है ये डाटा, ये 2015 में, 2013 में आया है। इसमें देखो इंसेक्ट कितनी सारी है, देखो इंसेक्ट इतनी सारी है, फिर बाकी मोलास्का ग्रुप है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब हमने बोला कि कहीं भी नाम प्रोकार्ड्स का नहीं है ना। अभी आपने देखा मैंने कहीं भी बैक्टीरिया का या ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया का या ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? साइनोबैक्टीरिया का नाम नहीं लिया, साइनोबैक्टीरिया का नाम और बैक्टीरिया का नाम मैंने नहीं लिया। तो प्रोकार्ड्स का नाम आप क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि प्रोकार्ड्स के बारे में हम नहीं जानते हैं, कितने प्रोकार्ड्स हैं उनके बारे में हम नहीं जानते। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट प्रोकार्योटिक। और प्रॉब्लम ये है कि जो हम ग्रुपिंग करते हैं ना कि ये एनिमल इंसेक्ट है, ये एनिमल मैमल्स है, ये एनिमल एम्फीबियंस है, उस ग्रुपिंग के लिए जो हमारे पास टूल है वो टूल फिट नहीं बैठता है प्रोकार्ड्स के ग्रुपिंग के लिए। करेक्ट, समझ में आता है? ठीक है, क्यों? कहीं ना कहीं क्योंकि अगर हमको प्रोकार्ड्स के बारे में पढ़ना है तो हमको उनके बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आपको मैं बताऊं, जब इनके इस लेवल्स पे आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं इनका नंबर मिलियंस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? मिलियंस में चला जाएगा। ठीक है, समझ आता है? अगर मैं बात बोलूं इंडिया की, इंडिया हैज ओनली 2। अब देखो अगर मैं बात करूं इंडिया की तो ग्लोब पे अगर मैं बात बोलूं तो इंडिया का जो मैप है, आपका इंडिया का जो मैप है वो कहीं ना कहीं 2.4% कवर करता है। मतलब वर्ल्ड का 2.4% कौन कवर कर रहा है? इंडिया कवर कर रहा है। ठीक है, 2.4% कौन कवर कर रहा है? इंडिया। मतलब अगर टोटल वर्ल्ड का मैप देखें हम, अगर पूरा वर्ल्ड दुनिया देखें तो उसमें इंडिया का जो एरिया है ना, इंडिया जितने में फैला हुआ है वो कितना है? 2.4% लैंड शेयर करता है इंडिया। ठीक है, लेकिन जी जो उसकी डाइवर्सिटी है वो कितनी है? 8.1% है। कितनी है? 8.1%। मतलब कहीं ना कहीं लैंड हमारे पास कम है लेकिन डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल वाले एरिया को थोड़ा कवर करते हैं। ठीक है, तो इंडिया के पास 2.4% वर्ल्ड लैंड है, मतलब पूरी दुनिया का 2.4% लैंड इंडिया के पास है। और डाइवर्सिटी में हम कितने हैं? 8.1% डाइवर्सिटी हमारे पास है। करेक्ट, दैट इज व्हाट मेक आवर कंट्री। इसीलिए जब हमने 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज का लिस्ट जारी किया, हमने जारी किया कि भाई कितनी स्पीसीज कहां है, मतलब हमने जारी किया हमने क्या किया कि स्पीसीज, मतलब स्पीसीज के आधार पे हमने क्या किया कि हमने 12 कंट्री का नाम जारी किया। 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री का नाम हमने लिखा, उसमें इंडिया हमारा आता है। ठीक है, ऐसी 12 कंट्रियां जहां पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है उनके नाम में इंडिया शामिल है, क्योंकि 8.1% डाइवर्सिटी इंडिया लेता है। करेक्ट, 45,000 स्पीसीज प्लांट की इंडिया में है और इसका डबल मतलब अप्रोक्स 1 लाख के करीब इंडिया में एनिमल्स हैं। ध्यान रखेंगे ये डेटा। और कितने खोजे जाने के लिए बाकी हैं, उनको नाम दिया जाना बाकी है, ये हमको नहीं पता है। अगर हम मेज ग्लोब एस्टिमेट की अगर हम एक्सेप्ट करें तो कहीं ना कहीं 22% टोटल स्पीसीज, सिर्फ 22% स्पीसीज को हम जान पाए हैं। मे ग्लोब एस्टिमेट ने कहा कि पूरी दुनिया में अभी हम सिर्फ जान पाए कितने? 22% स्पीसीज को जान पाए हैं। करेक्ट, अगर इस फिगर को हम इंडिया में अप्लाई करते हैं तो हम कहेंगे कि अभी भी 1 लाख प्लांट और कहीं ना कहीं 3 लाख एनिमल स्पीशीज को रिकॉर्ड किया जाना बाकी है, उनको ढूंढा जाना बाकी है। करेक्ट, क्या ये कभी कंप्लीट हो पाएगा? क्या इन 1 लाख प्लांट्स और 3 लाख एनिमल्स को हम कभी जान पाएंगे? तो आंसर है कि भाई ये जॉब जो है ना बहुत टाइम रिक्वायरमेंट जॉब है। ठीक है, इसके लिए हमको ट्रेन मैन पावर चाहिए, ऐसे इंसानों की जरूरत है जो काफी हद तक जानते हैं इन सब चीजों के बारे में। करेक्ट, और कहीं ना कहीं ये जो जॉब है ये होपलेस जॉब है। करेक्ट, the situation appear more hopeless when you realize that a large fraction of these species facing the threat of become extinct। उसने बोला कि बहुत होपलेस जॉब है। क्यों होपलेस जॉब है? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो अभी एक्सटिंक्शन को
फेस कर रही हैं, किसको फेस कर रही हैं? एक्सटिंक्शन को फेस कर रही हैं, मतलब कभी भी खत्म हो सकती हैं। करेक्ट, कभी भी खत्म हो सकती हैं, समझ आया? कभी भी खत्म हो सकती हैं। और आप ढूंढने बैठो वहां लगातार स्पीसीज खत्म हो रही है, तो ये होपलेस जॉब ही हुआ ना। करेक्ट। और उसने बोला नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरीज बर्न इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल ऑफ द ऑल बुक्स स्टॉक देयर। उसने बोला कि कितनी किताबें यहां रखी हुई हैं, उन सब का नाम नोट करते करते कितनी किताबें जल गई। मतलब आप स्पीसीज गिन रहे हो, कितने स्पीसीज कहां में कितनी स्पीसीज खत्म भी हो रही हैं, समझ? वही लिखा हुआ नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरीज बर्न इवन कैटलॉग द टाइटल ऑफ द ऑल बुक्स स्टॉक। कितनी स्पीसीज यहां हैं उनको पता करते करते बहुत सारी स्पीसीज खत्म हो रही हैं। आप टाइटल लिख रहे हो कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी बुक्स जल के राख हो रही हैं हर दिन में, पर डे, पर आवर, पर मिनट्स। ओके, अब ये चीजें देखो, आपको पता है ये कोल्ड, ये वार्म, ये हॉट, अभी मैंने आपको बताया इक्वेटर से पोल की तरफ मूव कर टेम्परेचर डाउन होता है और डाइवर्सिटी भी डाउन होता है। करेक्ट। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का सिंपल सा मतलब है जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हो तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज करती है। इट्स कॉल्ड लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप प्लेन वाले एरिया से हिली वाली, मतलब जमीन से आप पहाड़ की तरफ जब मूव करते हो तो स्पीसीज डिस्टेंस घटता है। जब आप पहाड़ की तरफ मूव करते हो स्पीसीज घटता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डाउन होता है। ठीक है, टेम्परेचर डाउन होता है, इसको कहते हैं एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट। ठीक है, फिर हमने बोला आज हम बात करेंगे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के बारे में। उन्होंने बोला, आपको मैंने बताया कि भाई ऐसा है कि कहीं ना कहीं इक्वेटर पे स्पीसीज ज्यादा हैं, उससे कम टेम्परेट में है, उससे कम ट्रॉपिकल में है। सॉरी, इक्वेटर में सबसे ज्यादा है, उसके बाद ट्रॉपिकल में सबसे ज्यादा है। मतलब इक्वेटर में सबसे ज्यादा है, उससे कम ट्रॉपिकल में, उससे कम टेम्परेट में, और उससे कम पोल में। समझ आया? तो हम ये कहते हैं कि पूरा का पूरा जो आपका ये है, क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा जो आपका ये है कि स्पीसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल गलत है। करेक्ट। कुछ अपवादों को छोड़ दे, कुछ एक्सेप्शन को अगर हम छोड़ दे तो आप इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न देख पाओगे। क्या देख पाओगे? इस पैटर्न को कहते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। क्या पैटर्न है भाई? तो एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल तो डाइवर्सिटी, आप जानते हो डाइवर्सिटी इंक्रीज करती है। करेक्ट। ट्रॉपिक्स की बात बोले, ट्रॉपिक्स कहां से कहां था? देखो, अब एक चीज मैं यहां पे बता दूं आपको जो कि मैं रेगुलर क्लास में मैंने बताया है। ट्रॉपिकल कहां से कहां तक आता है भाई? तो ट्रॉपिकल आपका आता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक। ये ट्रॉपिकल का एरिया है, ये ट्रॉपिकल है। टेम्परेट क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक। इधर टेम्परेचर सेम 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक टेम्परेट है। और फिर उसके बाद आपका साउथ पोल आ जाता है दोनों तरफ। करेक्ट। तो ये आप जानते हो। तो उसने बोला कि भाई ऐसा है कि अगर हम बात करें ट्रॉपिकल्स की तो स्पेसीज ज्यादा है एज कंपेयर टू टेम्परेट, एज कंपेयर टू पोल। ट्रॉपिकल में ज्यादा है, टेम्परेट में किससे ज्यादा? पोल से ज्यादा है। करेक्ट। जैसे कोलंबिया इक्वेटर के पास है, वहां 1400 स्पेसीज बर्ड की हैं। न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ है। 41 डिग्री नॉर्थ का मतलब क्या सर? तो 41 डिग्री नॉर्थ का मतलब टेम्परेट वाले रीजन में आ जाता है, वहां पे 105 स्पीसीज है। ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ, 71 डिग्री नॉर्थ का मतलब क्या आ गया? ये भी टेम्परेट वाली ही रीजन में आती है। करेक्ट। 23, 66 नहीं, ये आ जाता है आपके नॉर्थ पोल वाले या पोल वाले रीजन में आ जाता है। करेक्ट। एन नॉर्थ, एन लिखा है ना, तो नॉर्थ वाले में 56। तो देख रहे हो ना, इक्वेटर पे 1400, टेम्परेट पे 105, और कहीं ना कहीं आपके इसमें क्या बोलते हैं, इसमें नॉर्थ वाले पोल में 56। तो ये आपको पैटर्न है। इंडिया के पास ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में काफी जमीन है, इसलिए हमारे पास 1200 स्पीसीज ऑफ द बर्ड पाई जाती हैं। वैसा फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल में है, जैसे इक्वेटर की बात बोले, वहां 10 गुना ज्यादा स्पीसीज हैं, स्पीसीज ऑफ वास्कुलर प्लांट प्रेजेंट हैं एज कंपेयर टू वैसा फॉरेस्ट जो टेम्परेट में प्रेजेंट, जैसे मिडवेस्ट की बात बोले। मतलब वैसा फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट है वहां 10 गुना ज्यादा वास्कुलर प्लांट प्रेजेंट है एज कंपेयर टू वैसा फॉरेस्ट जो टेम्परेट में प्रेजेंट है। समझ आता है यहां तक? चलो, बहुत अच्छी बात है। फिर हमने क्या बोला, जैसे रेन फॉरेस्ट की बात बोले, साउथ अमेरिका में जहां डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा वही है। लार्जेस्ट ट्रॉपिकल अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात बोले, अमेज़न साउथ अमेरिका में है, वो वहां बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। नीट 2020 का सवाल है।
यहाँ 40,000 स्पीसीज प्लांट की हैं, 3,000 फिशेस की हैं, 1,300 बर्ड्स की हैं, 427 मैमल्स हैं, 400 एम्फीबियंस हैं, 378 रेप्टाइल्स हैं, और कहीं ना कहीं 1,25,000 से ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स प्रेजेंट हैं। और कहीं ना कहीं साइंटिस्ट बताते हैं कि रेन फॉरेस्ट में एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज ऐसी हैं जिनको नाम दिया जाना बाकी है। 2 मिलियन, करेक्ट, 2 मिलियन। अब सवाल यह था कि बायोडाइवर्सिटी में इतना ज्यादा, मतलब ट्रॉपिक्स में इतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों है ना, एज कंपेयर टू टेम्परेट में, ट्रॉपिकल में इतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों है, सवाल ये है। तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि जो आपका ट्रॉपिकल वाला एरिया ना वो ज्यादा स्टेबल है, वहां ज्यादा क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं कि तूफान आ रहा है, आंधी आ रहा है, ठीक है, भूकंप आ रहा है, पूरी मिट्टी खत्म हो जा रही है, फिर पहाड़ गिर जा रहा है, ऐसा नहीं होता। वो क्या है, स्टेबल है। और कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल वाला जो एरिया है वो ज्यादा पुराना है एज कंपेयर टू टेम्परेट, करेक्ट। तो ट्रॉपिकल वाले में जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनको इवॉल्व होने के लिए टाइम मिला, ज्यादा पुराना है तो इवॉल्व करने के लिए टाइम मिला, उसने अपने अपनी जगह को इवॉल्व कर लिया अच्छे से, मतलब अपने अपने जहां वो रहते हैं अच्छे से एडेप्टेशन कर लिया। टेम्परेट वाले नहीं कर पाए जब वहां स्पेसिस कम है, ठीक है। और क्या है, तो हमने बोला वैसे ऑर्गेनिज्म जो टेम्परेट में रहते हैं वो नहीं रह पा रहे क्योंकि वहां टेम्परेचर थोड़ा कम है, टेम्परेट में। हाँ, हमने बोला कि ट्रॉपिकल में टेम्परेचर ज्यादा होता है, और टेम्परेचर ज्यादा होता है ट्रॉपिकल में तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, मतलब खाना पीना ज्यादा होता है, मतलब सामान ज्यादा है खाना पीने का, तो इसलिए वहां स्पेसिस ज्यादा है। तो वार्म टेम्परेचर होता है, हाई ह्यूमिडिटी होती है ट्रॉपिकल वाले एरिया में, जो कि फेवरेबल है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए जो सर्वाइव नहीं कर पाते टेम्परेट वाले रीजन में। ट्रॉपिकल वाला एरिया जो है उसके पास सोलर एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए वहां पर रिसोर्स ज्यादा है, मतलब ज्यादा स्पेसिस रहते हैं। तो ये आंसर था, करेक्ट। उसने वही पूछा कि डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा क्यों है, तो इवोलॉजिस्ट ने कुछ हाइपोथेसिस प्रपोज किया। पहला तो था स्पेशिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर स्पेसीज को बनना है, नंबर ऑफ स्पेसीज इंहांस करना है, इंक्रीज होना है, तो उसको टाइम चाहिए। टेम्परेट वाला रीजन जहां पे लगातार हिमयुग आ रहा है, ग्लेशिएशन आ रही है, ठीक है, लगातार पूरा का पूरा टेम्परेचर एक बार खत्म हो जाता है फिर नया बनता है, करेक्ट। वो चीज जो है वो चीज कहां नहीं होता है, वो चीज ट्रॉपिकल में नहीं होता है। तो ट्रॉपिकल रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर से अनडिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो वहां इवोल्यूशन का टाइम मिला, तो वहां ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ, ज्यादा स्पेशिएशन हुआ, करेक्ट। दूसरा क्या है कि ट्रॉपिकल का जो इन्वायरमेंट है कम सीजनल है, वहां गर्मी बरसात ज्यादा इतना नहीं होता ट्रॉपिकल में, टेम्परेट में ज्यादा होता है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी, कभी बहुत ज्यादा ठंडी, कभी बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, करेक्ट। तो हमने बोला ट्रॉपिकल का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है और प्रेडिक्टेबल होता है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या भी होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। और ऐसा जो इन्वायरमेंट है ना जहां पे लेस सीजनल है, तो वहां स्पीशीज आराम से रहते हैं, अपने अपने आवास को चुनते हैं जहां वो रहना चाहते हैं, जहां वो अपना फंक्शनल रोल परफॉर्म करना चाहते हैं, निकी को चुनते हैं, और मतलब समझते हैं कि यहां मेरे को जाना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, करेक्ट। और कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल में सोलर एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, तो हाई प्रोडक्टिविटी होती है, जिससे डाइवर्सिटी भी हाई है। समझ आता है यहां तक, ठीक है भाई। अब बात करते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को। किसको बात करते हैं, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को। क्या है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में हम ये कहते हैं भाई कि जब हमारे एक नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ऑब्जर्व किया, देखो अब क्या हुआ कि जब वो खोज करता थे, एक्सप्लोर कर रहे थे दुनिया को, ठीक है, तो जब वो साउथ अमेरिका के जंगलों में उसको एक्सप्लोर कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि जो स्पेसीज का नंबर है वो बढ़ता है जब हम एरिया को बढ़ाते हैं। तो स्पेसीज का नंबर बढ़ता है जब हम एरिया को बढ़ाते हैं, तो लेकिन अप टू अ लिमिट, मतलब ऐसा नहीं कि आप एरिया बढ़ाते जा रहे हो नंबर बढ़ता जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जहां रहते हो, आपने घर के गार्डन में देखा तो 5 स्पेसीज, ये पूरे मोहल्ला में देखा तो 100 स्पेसीज, पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट में देखा तो 1000 स्पेसीज, जब पूरे स्टेट में देखा तो 1100 स्पेसीज। तो एरिया बढ़ाने पे नंबर बढ़ता है स्पेसीज का, लेकिन एक लिमिट तक, या तो उसके बाद मिलना बंद हो जाएगा या तो उसके मिलने की दर काफी कम हो जाएगी, करेक्ट। इनफैक्ट द रिलेशन बिटवीन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब रिलेशन लिखा एरिया और स्पेसीज के बीच में, जब उन्होंने रिलेशन को बैठाया तो उनको एक ग्राफ मिला जो था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, करेक्ट। कैसा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, करेक्ट। समझ आता है, ध्यान देना। देखो ये, देखो ये वाला ग्राफ, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, S इज इक्वल टू सी ए पे पावर जेड, S इज इक्वल टू सी ए पे पावर जेड, S फॉर स्पेसीज डिस्टेंस, ठीक है,
सी जेड ए एरिया हो गया, ठीक है, जेड जो हो गया वो है स्लोप है, सी क्या है, वाई इंटरसेप्शन है। तो क्या है कि जब आप क्या करते हो, वाई एक्सिस पे आप देते हो स्पेसीज रिचनेस को और एक्स एक्सिस पे लेते हो आप एरिया को, और जब आप इसका ग्राफ बनाते हो स्पेसीज और एरिया ग्राफ बनाते हो तो आपको ऐसा मिलता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है। तो आप एक फॉर्मूला लिखते हो सी एस इक्वल टू सी ए पे पावर जेड। सी का मतलब क्या है, वाई इंटरसेप्शन, वाई एक्सिस पे कहां पे कट हो रहा है, ठीक है। ए क्या है, एरिया है, करेक्ट। जेड क्या है, जेड इज फॉर स्लोप, कितना स्लोप है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये है। अब इसका देखो ये इसका स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू इसका वाला स्लोप, ये ए है और ये बी है, तो ए का स्लोप कम है एज कंपेयर टू बी वाला स्लोप, मतलब ए का जेड कम है एज कंपेयर टू बी, बी का जेड ज्यादा है। और अगर हम बात बोले इसी सेम चीज को अगर जब आप लॉग लॉग स्कूल में डालते हो, लॉग लॉग स्केल पे डालते हो, किस पे डालते हो, लॉग लॉग स्केल पे, तो लॉग लॉग स्केल पे किसी भी चीज को जब एक्सप्रेस करते हो तो आपको जो ग्राफ मिलता है वो हमेशा लीनियर ही मिलता है। कैसा मिलता है, ग्राफ लीनियर ही मिलता है, सीधा ही मिलता है। तो उसमें क्या फॉर्मूला आया, एम एक्स प्लस सी आएगा, है ना, एम एक्स प्लस सी, तो वैसे ही आया लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, एम एक्स प्लस सी वाला, ठीक है। तो वही लिखा उन्होंने कि जब आप लॉगरिथम स्केल पे डालते हो, लॉग लॉग स्केल पे डालते हो तो रिलेशनशिप आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है। इक्वेशन है लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, जहां पे एस इज फॉर एरिया, ए फॉर एस फॉर स्पेसीज, ए फॉर एरिया, जेड फॉर स्लोप ऑफ लाइन जिसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन मैंने आपको बताया, और सी फॉर वाई इंटरसेप्शन, ठीक है। इकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया कि जो स्लोप का जो रेंज है वो 0.1 से 0.2 तक करता है, मतलब रेंज लाई करता है 0.1 से 0.2 तक। चाहे आप प्लांट देख लो ब्रिटेन में, चाहे आप बर्ड देख लो कैलिफोर्निया में, या मुलास्कन देख लो न्यूयॉर्क में, तो कहीं ना कहीं एरिया और स्पेसिस में रिलेशनशिप तो इसलिए तो सब जगह सेम आ रहा है, 0.1 से 0.2 आ रहा है। लेकिन जब आप अपना जो एरिया है देखने का एरिया जब आप बड़ा कर दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट में देखोगे, तो क्या होगा कि स्लोप ज्यादा होगा, क्या होगा, स्लोप ज्यादा होगा, मतलब z का वैल्यू ज्यादा होगा, और ये z का वैल्यू 0.6 से 1.2 में लाई करेगा। कहां लगाएगा, 0.6 से लेकर 1.2 में लाई करेगा, करेक्ट। फॉर एग्जांपल फ्यूगिवोरस की बात बोले, फ्यूगिवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स की बात बोले, अगर फ्रूट ईटिंग बर्ड्स की बात बोले, मैमल्स की बात बोले, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो हमने डिफरेंट कॉन्टिनेंट में देखा तो इनका स्लोप आया 1.15। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। अब वाई डू स्टीपर स्लोप मीन, अब स्लोप स्टीपर का मतलब क्या है, स्टीपर स्लोप मतलब जिसका स्लोप ज्यादा है उसका सिंपल सा मतलब है भाई कि वहां स्पेसिस ज्यादा है, समझे। इसका स्लोप कम है मतलब वहां स्पेसिस, एरिया बढ़ाने पे स्पेसिस कम मिल रहे हैं, करेक्ट। अब देखो की स्टोन स्पेसिस का मतलब क्या होता है, देखो की स्टोन स्पेसिस का सिंपल सा मतलब होता है जिनका इकोसिस्टम पे काफी ज्यादा असर हो। देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, देखो की स्टोन स्पेसिस का क्या मतलब है, तो ऐसी स्पेसीज जिसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा है, इंपैक्ट इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा है। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर उनको हटा दिया जाए तो इकोसिस्टम पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक जगह है फॉर एग्जांपल कोई विलेज है जहां पे दो लोग रहते हैं, ए और बी। अब ये दो लोग इस गांव की पूरी अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, मतलब ये ऐसा कुछ काम करते हैं जहां पूरे दुनिया, पूरे गांव वालों को रोजगार मिलता है और गांव वाले और कहीं नहीं जा रहे हैं, करेक्ट। तो अगर इनको हम हटा देंगे तो पूरा गांव जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। इनका नंबर कम है, नंबर में बहुत कम है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे गांव को ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं, करेक्ट। वैसे ही की स्टोन स्पीसीज होती हैं, की स्टोन स्पीसीज का हाई इंपैक्ट होता है पर्टिकुलर इकोसिस्टम पे, उनके पॉपुलेशन से रिलेटिवली पॉपुलेशन कम होगा लेकिन इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा, करेक्ट। जैसे अमेरिकन एलिगेटर है, एलिगेटर क्या करता है, वहां पे रह रहे पॉपुलेशन को कंट्रोल में करता है, और ये जहां अपने आप को रहने के लिए गर्म जहां उनको महसूस होता है वहां ये गड्ढा करते हैं, अब वहां से कहीं और माइग्रेट करके तो वो जगह पानी से भर जाएगा और वहां पे डिफरेंट स्पेस वहां पे अपना काम करेंगे, वहां रहने की पसंद करेंगे। वो स्पेस जो गड्ढा नहीं कर सकती हैं अब वहां रहेंगी। एलिगेटर ने किया, एलिगेटर है, समझ आया, ये चीज है। हमने बोला कि डज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम, जो नंबर है स्पेसीज का वो क्या मैटर करता है, मतलब क्या नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर इंपॉर्टेंट है मतलब हम ये बोल रहे हैं कि क्या स्पेसीज का नंबर अगर कम हो जाएगा तो क्या, वही देखो, डज द नंबर ऑफ स्पेसीज ना कंटिन्यूअसली मैटर,
किसी भी इकोसिस्टम में कितने स्पीसीज हैं क्या ये कोई मैटर करता है? इकोलॉजिस्ट के पास भी इसका डेफिनेट आंसर नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं, इकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जहां स्पीसीज ज्यादा है वो जगह ज्यादा स्टेबल है, वो जगह ज्यादा स्टेबल है, वहां परेशानियां कम आती हैं, वहां प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट है। ठीक है, वहां बाढ़ की बात बोले, वहां सूखा की बात बोले, थोड़ा कम पड़ता है, वो आपदाओं से रेसिस्टेंट है जहां पे स्पीसीज ज्यादा। तो हम ये कहते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं नंबर मैटर करता है। करेक्ट। फिर हमने क्या बोला कि अगर आप बोल रहे हो कि जहां स्पीसीज का नंबर ज्यादा है, जहां स्पीसीज का नंबर ज्यादा है वो इलाका ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब क्या है? मतलब इलाका का स्टेबल होना मतलब इकोसिस्टम या फिर बायोलॉजिकल कम्युनिटी का स्टेबल होना, इसका मतलब क्या? इसका सिंपल सा मतलब है कि वहां जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी है वो कांस्टेंट होगी। क्या होगी? प्लांट की प्रोडक्टिविटी वो कांस्टेंट होगी, वेरिएशन नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह है जहां पे स्पीसीज अगर कम है तो वहां प्लांट की प्रोडक्टिविटी वेरी करेगी, कभी कभी कम होगा, कभी कभी ज्यादा होगा, कभी कभी बहुत कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा इलाका जहां पे स्पीसीज ज्यादा है वहां पे प्रोडक्टिविटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द ईयर। दूसरा क्या मैंने बोला? आपदाओं से रेसिस्टेंट होगी, मतलब बाढ़ ऐसा कुछ परेशानी अगर आए तो उससे रेसिस्टेंट है, वो बच जाएगी। करेक्ट। दूसरा, अगर उस इकोसिस्टम में जहां स्पीसीज ज्यादा है अगर वहां पे कोई डिफेक्ट आ भी जाता है, कोई प्रॉब्लम आ भी जाता है, कोई हिस्सा इंजर हो भी जाता है, ठीक है, तो उसको आराम से रीसाइलेंट कर लेंगे, मतलब ये कि उसको रिपेयर आसानी से कर पाएंगे। करेक्ट। चाहे वो कोई भी डिस्टर्बेंस हो, चाहे मैन मोड हो चाहे नेचुरल हो। करेक्ट। और कोई ऐसा स्पीसीज जो वहां पहले नहीं था अगर वो आ गया है तो इन्वेजन नहीं हो पाएगा, वो रेसिस्टेंट टू इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, मतलब ऐसा स्पीसीज जो कहीं दूर से आ गया, वो पहले नहीं था वहां पे, अगर वो आ गया तो जहां ज्यादा स्पीसीज है ना वो उसको कंट्रोल कर लेंगी, वो पूरे में फैल नहीं जाएगी। करेक्ट, उसको कंट्रोल कर लेगी वो। अगला क्या भाई? अब हमने बोला कि अब हमको देखो क्या है कि इतने सारे स्पीसीज हमने बोले तो हम बेसिकली समझ नहीं पाए, लेकिन डेविड टेलमैन ने लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट को किया और उन्होंने कुछ आंसर दिए। उन्होंने बोला कि जहां स्पीसीज ज्यादा होंगे ईयर टू ईयर बायोमास वहां कांस्टेंट होगा, वेरी नहीं करेगा, कम वेरी करेगा। और उन्होंने बोला कि जहां स्पीसीज ज्यादा वहां प्रोडक्टिविटी ज्यादा। ऑल थ्रू हम ये नहीं जान पाए कि भाई although we may not understand completely how species contribute to well-being of the ecosystem, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि although we not understand, हमने बोला स्पीसीज रिचनेस का क्या कंट्रीब्यूशन है इस इकोसिस्टम में हम ये नहीं जानते, लेकिन हाँ इतना हम जरूर रियलाइज करते हैं कि अगर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगा तो वो इकोसिस्टम को हेल्दी रखेगा। ठीक है, और साथ ही साथ इस धरती पे ह्यूमन रेस को सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंस है। करेक्ट। अब हमने बोला कि हम जिस अलार्मिंग रेट से स्पीसीज को लॉस कर रहे हैं, तो क्या अगर कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो भी गई तो क्या हमको फर्क पड़ता है? अगर वेस्टर्न घाट में एक ट्री फ्रॉग गायब हो जाती है तो क्या कोई फर्क पड़ता है? अगर 20,000 चिड़ियों 20,000 एंट्स की जगह पे 15,000 एंट रह जाए तो क्या कोई फर्क पड़ता है? इसका डायरेक्ट आंसर तो नहीं है, लेकिन एक हाइपोथेसिस है जिसको पॉल इनरिच साहब ने दिया था, रिवेट प्रॉप्ट हाइपोथेसिस। रिवेट का मतलब क्या होता है? देखो ये होता है रिवेट जो कि प्लेन में लगा होता है, ये प्लेन का एक पार्ट है जहां पे देख रहे हो ये रिवेट लगा हुआ है। तो हमने बोला ये जो आपका प्लेन है, ये जो आपका प्लेन है, ये पूरा का पूरा क्या है? एक इकोसिस्टम है। क्या है? एरोप्लेन को हमने बोला ये इकोसिस्टम है, और इसमें प्रेजेंट जो रिवेट है जो एरोप्लेन को जोड़े हुए हैं, साथ रखे हुए, उसको मैंने कहा स्पेसीज। अगर हर पैसेंजर ट्रैवल करे और हर बार अपने घर एक स्पेसिस को उठा के ले जाए, मतलब हर बार जब भी वो ट्रैवल करे एरोप्लेन का एक रिवेट निकाले और घर लेके चला जाए, एक रिवेट निकाले और घर लेके चला जाए, मतलब देखो क्या, एक प्लेन है उसको हमने बोला कि ये आपका इकोसिस्टम है। क्या है? ये आपका इकोसिस्टम है। करेक्ट। और उसमें प्रेजेंट रिवेट जो है वो स्पेसीज की तरह है। अब हर आदमी जब भी ट्रैवल करे आए एक रिवेट को निकाल के लेके चला जाए, मतलब इसका क्या है? मतलब इकोसिस्टम में से स्पीसीज गायब हो रही हैं कंपेयर करें तो इनिशियली तो प्लेन को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने वो उठा के ले गया वहां से, क्या बोलते हैं उसको, खिड़कियों से उठा के ले गया, खिड़की वाला ले गया, और अगर सीट वाला ले गया तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट। तो उसने बोला कि सेफ्टी पे फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉपर फंक्शनिंग करता रहेगा इकोसिस्टम इनिशियली, लेकिन जब ज्यादा रिवेट निकल जाएंगे, मतलब एक इकोसिस्टम में जब ज्यादा स्पेस खत्म हो जाएंगे तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो आपका प्लेन है वो क्या हो जाएगा? डेंजरस हो जाएगा, काम करना थोड़ा कम करेगा, मतलब सेव करना उसमें डेंजरस हो जाएगा।
और जब बहुत ज्यादा निकाल लोगे तो क्रिटिकल कंडीशन में आ जाएगा। और ऐसे रिवेट जो विंग्स में लगे हैं उसको निकाल लोगे तो वो ज्यादा उसके फ्लाइट की सेफ्टी पे असर करेगा। मतलब उड़ान पे ज्यादा असर कौन कर रहा है? अगर आप सीट का ले जा रहे हो रिवेट, अगर आप विंडो का रिवेट ले जा रहे हो तो उतना ज्यादा प्लेन को फर्क नहीं पड़ने वाला, उतना ज्यादा उसके फ्लाइंग सेफ्टी पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने उसके विंग्स के रिवेट को निकाल दिया तो उस पर ज्यादा उसकी वजह से उसको ज्यादा असर पड़ेगा। तो मतलब रिवेट अगर विंग से निकालेंगे तो वो रिवेट जो सीट और विंडो से निकलने जा रहे हैं उनसे ज्यादा फर्क पड़ेगा प्लेन पे। तो वो जो विंग्स के जो रिवेट उनको क्या कहा हमने? उनको कहा है हमने कीस्टोन स्पेसिस। देखो विंग्स के जो रिवेट हैं वो नंबर में कम है, ज्यादा नहीं, विंग्स ही कह रहे हैं सिर्फ, लेकिन विंग्स से अगर रिवेट निकाल दोगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। विंग्स से ये उड़ता है ना यार, क्या बात करते हो। ठीक है, तो एरोप्लेन को इकोसिस्टम मानना, रिवेट को स्पेसिस, रिवेट ऑन द विंग्स स्पेसिस की स्पेसिस। ठीक है, अब ये देख लोगे दोबारा है वही। ठीक है, अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि भाई बायोडाइवर्सिटी का जो है, पहले पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे हो रहा है। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रहा है, फिर हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी क्यों बचाना चाहिए, और फिर हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी कैसे बचाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में। देखो ये डाउटफुल है कि नई स्पीसीज कोई बन रही है, लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि लगातार हम डाइवर्सिटी स्पीसीज को खो रहे हैं। करेक्ट, हमने बोला जब ह्यूमंस आए किसमें, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में रहने आए तो वहां प्रेजेंट 2000 स्पीसीज जो बर्ड्स की थी वो गायब हो गई। IUCN के मुताबिक उन्होंने, IUCN ने क्या किया, जिसको अभी हम WCN कहते हैं, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, उन्होंने एक बुक क्या बोलते हैं उसको मेंटेन किया जिसका नाम है रेड डेटा बुक या रेड लिस्ट कहते हैं। ठीक है, उनमें उन स्पीसीज को रखा गया है जो खत्म होने की कगार पे है, फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, और इसका सीधा सा पर्पस था कि भाई आपको अवेयरनेस दिलाए जैसे कि कौन स्पीसीज खत्म हो रहा है। करेक्ट, ठीक है, एक्सटिंक्शन का मतलब क्या हो रहा है, जो खत्म हो गया। क्रिटिकली इंडेंजर का मतलब बहुत ज्यादा खत्म होने की कगार पे, कभी भी खत्म हो सकता है, इमीडिएटली फ्यूचर में कभी भी खत्म हो सकता है। सिर्फ इंडेंजर्ड का मतलब क्या है, नंबर ठीक ठाक, मतलब नंबर कम है, फ्यूचर में खत्म हो सकता है अगर आपने उसको नहीं संभाला तो। वर्नेबल का मतलब क्या होता है, वर्नेबल का मतलब होता है नंबर अभी सफिशिएंट है लेकिन उसका जो मिसयूज है लगातार हो रहा है, कोई फैक्टर उसको लगातार कम कर रही है, और अगर आपने नहीं संभाला तो फ्यूचर में वो रिस्क ऑफ एक्सटेंशन में आ सकती है, एक्सटेंशन होने कगार पे आ सकती है। करेक्ट, IUCN ने रेड डेटा बुक किया। अब ये देख लोगे कौन का क्या है। ठीक है, रिसेंट में खत्म कौन हुआ है, डोडो खत्म हुआ है, क्वागा खत्म हुआ है, थैलेसीमिया खत्म हुआ है, सीरसी का खत्म हुआ है, 3 स्पीसीज टाइगर की भी खत्म हो गई हैं। ये उनके फिगर्स थे। फिर हमने बोला कि लास्ट 20 ईयर में बोले तो 27 स्पीसीज और खत्म हुई हैं, और ये रैंडम नहीं है, एम्फीबियंस ज्यादा खत्म हो रहे हैं। अगर हम बात बोले अभी के सिनेरियो की तो 15,500 स्पीसीज ऐसी हैं जो फेस ऑफ एक्सटेंशन को फेस कर रही हैं, कभी भी खत्म हो सकती हैं। फिर हमने बोला यार 12% टोटल जितनी बर्ड उनमें 12% बर्ड, टोटल जितना मैमल्स उसमें 23% मैमल्स, टोटल जितना एम्फीबियंस उसका 32% एम्फीबियंस, टोटल जितना जिम्नोस्पर्म उसमें 31% जिम्नोस्पर्म अभी खत्म होने के कगार पे हैं। करेक्ट, हमने बोला फॉसिल्स का रिकॉर्ड किया, हमने बोला यार हमारे पहले भी बहुत सारी स्पीसीज खत्म हुई थी, तो अभी बोला जिम्मेदारी हम पे काहे डाल रहे हो, तुम अपने ही ले लो यार, मतलब किसी वजह से खत्म हुई थी, जब हम नहीं थे इस अर्थ पे तभी तो स्पीसीज खत्म हुई है ना, तो उसका जो कारण रहा होगा वो अभी भी कारण रहा होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमने बोला कि अगर हम बात करें जब से अर्थ बनी है तब से लेके जब से अर्थ बनी है तब से लेकर के ह्यूमंस के प्रकट होने के पहले तक 5 मास एक्सटेंशन हुए हैं, बड़ी मात्रा में स्पीसीज खत्म हुए हैं। करेक्ट, 6ठा एक्सटेंशन प्रोग्रेस है, चल रहा है। करेक्ट, चल प्रोग्रेस है। ठीक है, और पहले वाला जो मास एक्सटेंशन है ना उससे कहीं 100 से 1000 गुना ज्यादा तेजी से चल रहा है, उसका रेट जो है 6ठा एक्सटेंशन जो हमारी वजह से हो रहा है वो उसका रेट बहुत ज्यादा तेज है। ठीक है, और वो हमारी एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। करेक्ट, अब हमने बोला इकोलॉजिस्ट ने वार्न किया है कि अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो जितनी स्पीसीज अर्थ पे है 100 साल में आधी खत्म हो जाएंगी। करेक्ट, तो उससे प्रॉब्लम आप जानते हो, जो फायदा इकोसिस्टम के रहने से था, इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी मतलब बायोडाइवर्सिटी के रहने से जो फायदा था, अब वही फायदा नुकसान बदल जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, रेसिस्टेंस जो इकोसिस्टम का था वो कम हो जाएगा। करेक्ट, फिर देखो बायोडाइवर्सिटी के काउज क्या है, किसकी वजह से हो रहा है बायोडाइवर्सिटी, 4 मेजर काउज हैं जिसको हम इवल क्वाड बोलते हैं। पहला हैबिट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जंगलों को आप काट रहे हो, हैबिट लॉस कर रहे हो, जंगल के बीच से सड़क निकाल रहे हो, जंगल के जगह जगह पे अपना रिजॉर्ट बना रहे हो, फ्रेगमेंटेशन है जंगल का, बड़े से हैबिटेट, ये बड़ा सा हैबिटेट है उसके बीच से आपने सड़क बना दिया ऐसे करके। अब जंगल देखो, पहला एक जंगल था, अब ये 4 पार्ट में बढ़ गया, तो ये फ्रेगमेंटेशन है। करेक्ट,
आपने इस इलाका में पूरा का पूरा पेड़ काट दिया, ये हैबिट लॉस है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, आपने क्या किया, आप गए समंदर में, आपने बहुत सारी मछलियां निकाली, उठा के बेच दी, ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, खाने के लिए तो मिल ही रहा था ना। फिर क्या, एलियन स्पीसीज, आपने क्या किया, आपको सुंदर लग रहा था, आपने फ्लावर उठाया जाके कहीं लगा दिया, किसी देश से उठाया कहीं और लगा दिया। प्रॉब्लम है भाई, क्या प्रॉब्लम है, उसको खाने वाला वहां पे कोई नहीं होगा, उसका नंबर बहुत इनहांस कर जाएगा, वहां पे प्रेजेंट स्पीसीज खत्म हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं एलियन स्पीसीज। को एक्सटेंशन मतलब क्या है, दो स्पीसीज हैं ए और बी, ए बी के बिना रह सकता, बी ए के बिना नहीं रह सकता है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। आपके चक्कर में बी खत्म हो गया तो ये तो अपने आप खत्म हो जाएगा, ये को एक्सटेंशन है। वही देखो ये है, हमने बोला सबसे मेजर कारण रहा है क्या अगर स्पीसीज के खत्म होने का, तो वो रहा है हैबिट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, 14% इस अर्थ पे थी रेन फॉरेस्ट, अभी 6% ही बची हैं, करेक्ट। फिर हमने बोला बहुत रफ्तार से ये डिस्ट्रॉय हो रही हैं, अगर आप इस चैप्टर को खत्म करोगे तो 10,000 हेक्टर जो रेन फॉरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। चैप्टर को खत्म करते 10,000 मोर हेक्टर रेन फॉरेस्ट का खत्म हो जाएगा। अमेज़नियन रेन फॉरेस्ट की बात बोले तो लंग्स ऑफ द प्लानेट है, बहुत सारे स्पीसीज का घर है, लेकिन अभी हम इनको काट के क्लियर कर रहे हैं, क्यों, सोयाबीन लगाना है हमको, ग्रासलैंड लगाना है अपने कैटल को खिलाने के लिए, जानवरों को खिलाने के लिए। ठीक है, Beside total loss, the degradation of many habitat by pollution also threaten the survival of species. टोटल लॉस की बात बोले तो डिग्रेडेशन ऑफ मीनिंग हैबिटेट बाय पॉल्यूशन आल्सो लॉस तो हो ही रहा है, साथ में अगर पॉल्यूशन की बात बोले उसकी वजह से बहुत सारे स्पीसीज खतरे में है। बहुत सारे हैबिटेट को आप छोटे टुकड़ों में तोड़ दे रहे हो, तो ऐसे ह्यूमन एक्टिविटी वैसे आपने क्या, बड़ा सा इलाका था, बीच से रोड निकाल दिया तो टूट गया छोटे टुकड़ों में। तो जैसे मैमल्स हैं, जैसे बर्ड्स हैं, अब इनको लार्ज जगह बड़ा चाहिए घूमने फिरने के लिए, चढ़ने के लिए, काम करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जिनको माइग्रेटरी हैबिटेट होता है, यहां से वहां जाते हैं, यहां से वहां, माइग्रेटरी हैबिटेट होता है, तो उनके लिए पॉपुलेशन प्रॉब्लम हो गया और उनकी स्पेसीज घटने, उनका नंबर घटने लगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, नेचर ने सब कुछ दिया, खाने पीने सब कुछ दिया, लेकिन जब नीड पूरा करता है नेचर, लेकिन ग्रीड आपकी लालच को पूरा नहीं करेगा। लालच को जब पूरा करोगे तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन करो, जैसे कि स्टीलर सी काउस, पैसेंजर पिजन, मेनी स्पीसीज 500 पिछले 500 सालों में बहुत सारे स्पीसीज गायब हुए हैं, स्टीलर सी काउ, पैसेंजर पिजन। ठीक है, क्यों, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हमने मारा उनका, खाल निकाला, बेचा उनको, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। प्रेजेंटली मराइन फिशेस का जो पॉपुलेशन है, हम लगातार मराइन फिशेस को निकाल रहे हैं समंदर से और दूसरी दूसरी जगह पे भेज रहे हैं। ठीक है, तो हमने बोला बहुत सारी ऐसी स्पीसीज मराइन फिशेस की जो खाने वाली थी, जिनको कमर्शलाइज किया गया, उनका नंबर कम हो गया। एलियन स्पीसीज, इंटेंशन आपका नहीं था कि वो खतरा बन जाए, लेकिन आपने क्या किया कि कहीं से आप लेके आए स्पीसीज और कहीं ला करके डाल दिया, अब वहां के लिए वो इन्वेजन हो गया, खतरा हो गया। क्यों, उसका नेचुरल प्रेडेटर वहां प्रेजेंट नहीं है। जैसे नील पर्च को ला करके, नाइल पर्च को आपने लाया लैक विक्टोरिया में, ईस्ट अफ्रीका में, तो वहां पे प्रेजेंट जो चिलचिल्ड फिश थी 2000 स्पीसीज गायब हो गई। आपने बोला कि कैरेट ग्रास परथेनियम, जिसको लैंथेरा की बात बोले 2, तीसरा वाटर हाइसिन लाया गया, कहीं लाया गया, किसी को कोई अपने आप आ गया किसी गलती से आके यहाँ इन्वेजन हो गया, एलियन स्पीसीज हो गया, आया था वो एलियन स्पीसीज था, वो वीट की तरह, इन्वेजिव वीट की तरह काम कर रहा है। क्यों, अब उसका नेचुरल प्रेडेटर उसको खाने वाला कोई नहीं, जहां कोई नहीं उग रहा वहां कैरेट ग्रास उग रहा है। ठीक है, अफ्रीकन फिश कैलरिस ग्रासिपिनस, इसको लाया एक्वाकल्चर पर्पज से लाया था, अब वहां पे प्रेजेंट कैचफिश गायब हो गई। को एक्सटेंशन, अब एक स्पीसीज हैं, आपने उसको एक गायब कर दिया, लेकिन दो, ए को गायब कर दिया तो बी उसके ऊपर डिपेंड था, तो बी अपने आप गायब हो जाएगा। तो दो स्पीसीज जो ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में है, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में है, करेक्ट, तो अगर एक को आपने करोगे तो दूसरा गायब हो जाएगा। When a host fish species become extinction, its unique survival of parasite, तो उसने क्या बोला, होस्ट फिश है, एक मछली है जिसपे एक और कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म रहता है, अब ये मछली को अगर गायब कर दोगे तो होस्ट अपने आप गायब हो जाएगा। अगर हम बोले को एवोल्यूशन की बात बोले, पॉलिनेशन की बात बोले, तो म्यूचुअलिज्म एक एग्जांपल है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होता है, दोनों एक दूसरे पे नहीं रह पाते हैं, तो किसी एक को खत्म करोगे दूसरा वाला अपने आप खत्म हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी को क्यों बचाना चाहिए, तो सबसे पहला है नैरो यूटिलिटेरियन, तीसरा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और तीसरा है एथिकल। तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि देखो, अब सवाल ये आता है कि बायोडाइवर्सिटी को हमको क्यों बचाना है, तो द आंसर इज कि पहला तो अपने बारे में सोच कि हमको क्या मिलता है, दवाई मिलता है, खाना मिलता है, पीना मिलता है, सब कुछ मिलता है। दूसरा है ब्रॉडली एस्पेक्ट में सोच, सबको क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन प्लांट दे रहे हैं, उनको बचाना जरूरी है। आप फॉरेस्ट में जाते हो, आपको बहुत अच्छा फील होता है, तो बचाना जरूरी है। तीसरा एथिकल, यार मतलब तुम रह रहे हो इस धरती पे, सिर्फ प्लांट, ये सिर्फ अर्थ तुम्हारा थोड़ी है, इतने स्पीसीज और हैं, उनका भी तो ये अर्थ है, तो इथिकल उसको सोचो। तो वो ये देख,
नैरो यूटिलिटेरियन आपको बताता है कि बायोडाइवर्सिटी आपको कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि हमको बहुत सारा फायदा मिलता है। नेचर फूड मिलता है, जैसे दाल वाल पल्स वल्स फूड अनाज सब मिलता है, फायरवुड मिलता है, फाइबर मिलता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलता है, ठीक है, और मेडिसिनल पर्पज बहुत सारे चीजें मिलती हैं। 25% से ज्यादा ड्रग जो भी मार्केट में सोल्ड है वो प्लांट से मिलती हैं। 25,000 स्पीसीज प्लांट की ऐसी हैं जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में कंट्रीब्यूशन करती हैं, वहां के प्रेजेंट पीपल उसका यूज करते हैं, ठीक है। फिर हमने बोला नो बडी नो हाउ मेनी मोर, हमने बोला हम नहीं जानते हैं कितनी और स्पेसीज बाकी हैं रेन फॉरेस्ट में ढूंढने जाने के लिए जिनका हम मेडिसिन में यूज कर सकते हैं। अब होता क्या है, जब आप किसी भी क्या बोलते हैं, किसी भी एक स्पेसीज को जब आप एक्सप्लोर करते हो और उसके मॉलिक्यूल जेनेटिक और स्पेसीज लेवल डाइवर्सिटी पे जब उसको आप पढ़ते हो, जब उसकी स्टडी कर ये हमारा कितना क्या फायदा हो सकता है हमको इससे, उसको कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। क्या बोलते हैं? बायो प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। ब्रॉड डिटेलिंग ये बोलता है कि भाई देखो 25% जो ऑक्सीजन है अर्थ पे वो कौन दे रहा है? ये रेन फॉरेस्ट दे रहा है, तो उसको बचाना जरूरी है, ठीक है, ठीक है। और हमने क्या बोला, अगर आप बताओ ना, ऑक्सीजन का बहुत बड़ा अमाउंट होता है, आप अगर आप हॉस्पिटल में जाकर देखो तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है ऑक्सीजन के ऊपर, वो फ्री में दे रहा है ऑक्सीजन, वो फ्री में दे रहा है आपको आपका प्लांट, ठीक है। पॉलिनेशन जो होता है स्पीसीज के द्वारा, कौन कर रहा है पॉलिनेशन? तो स्पीसीज करते हैं पॉलिनेशन। अब बीज कर रही हैं, बीज आप उसको खत्म करने पे लगे हुए हो, नहीं करेगा, नहीं होगा पॉपुलेशन। अगर आप पॉलिनेशन खुद से करोगे तो आपको बहुत बड़ा खर्च आएगा, जो कि बीज हो गई आपकी, कुछ इंसेक्ट्स हो गए, वो फ्री में कर रहे हैं, ऑर्किड हो गया, बर्ड हो गया, बैट हो गया, फ्री में कर रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आप जब थिक वुड आपको मिलता है, और आपने बोला कि जब आप स्प्रिंग में देखते हो कि फूल खिल रहे होते हैं, कितना अच्छा फील होता है, बुलबुल गाना गाती है, उसका कोई प्राइस टैग नहीं है, उसको आप कोई पैसा नहीं दे रहे हो, फ्री में कर रहा है आपके लिए, तो उसको बचाना जरूरी ना हो। इथिकल की बात बोले तो मिलियंस ऑफ प्लांट स्पीसीज आपके साथ रहते हैं जो इस प्लांट को शेयर करते हैं, तो उनको बचाइए, ठीक है। हर स्पीसीज का अपना इंट्रिंसिक वैल्यू है, और हमारी ये भी मोरल ड्यूटी है कि जिस बायोलॉजिकल लेगेसी को आपको मिला है, जो आपको अपने पूर्वज से मिला है, वो कहीं ना कहीं अपने आप फ्यूचर को पास्ट करो, मतलब फ्यूचर को पास करो, ठीक है। फिर आता है कैसे बचाना है, तो कंजर्वेशन के दो मेथड होते हैं, एक होता है एक्स सीटू, एक होता है इन सीटू। एक्स सीटू का सिंपल सा मतलब है कि जहां ऑर्गेनिज्म है उनको वहां से उठाओ और सेफ इलाका में ले जाओ और वहां टेक केयर करो अच्छे से, ये था एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब क्या था, आपको लगा कि इस फॉरेस्ट में ये शेर रहता है, खतरे के कगार पे खत्म हो सकता है, तो हमने बोला पूरे के पूरे फॉरेस्ट को कंजर्व कर दो भाई, रोक दो कि यहाँ आप कोई नहीं जा सकता है, करेक्ट। इट्स कॉल्ड इन सिटू, मतलब उसके नेचुरल हैबिटेट में आपने उसको कंजर्व किया, इट्स कॉल्ड इन सिटू। उसकी आपने नेचुरल हैबिटेट से निकाला, उसके बाद उसको कंजर्व किया, इट्स कॉल्ड एक्स सिटू। एक्स सिटू के चार कारण हैं, मतलब चार तरीके हैं। पहला, वाइल्ड एक्स सिटू के चार चीजें हैं। वाइल्ड लाइफ सफारी बना दो आप। क्रायोपोजिशन मतलब क्या होता है, आपने गैमेट निकाल लिया स्पीसीज का, अगर गलती से खत्म भी हो गया स्पीसीज तो दोबारा गैमेट को फ्यूज करके आप उसमें एनिमल्स को बना लोगे, करेक्ट। बॉटनिकल गार्डन बनाते हैं जिसमें प्लांट्स रखते हैं, जूलॉजिकल पार्क जिसमें जू में जानवर होते हैं, बहुत सारे स्पीसीज ऐसी हैं जो कहीं और नहीं है लेकिन जू में भी प्रेजेंट है वो, करेक्ट। इन सिटू में क्या होता है, नेशनल पार्क बनाते हैं हम, सेंचुरी बनाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं, करेक्ट। हमने बोला कि पूरे इकोसिस्टम को आपने प्रोटेक्ट कर दिया तो उसको कहते हैं इन सिटू या ऑन सिटू। आपने इंडेंजर थ्रेटेड एनिमल को वहां से निकाला और आपने उसको दूसरी जगह रखा डिजायरेबल अप्रोच के द्वारा, सो कहते हैं हम एक्स सीटू या ऑफ सीटू, ठीक है। इन सीटू में क्या है, फेस्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो क्या हुआ ना कि इन सीटू कंजर्वेशन को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट उठा। उन्होंने बोला कि यार ऐसा है कि कैसे होगा, हमको डेवलप करना है और हम अगर कंजर्व करेंगे बायोडाइवर्सिटी को, क्योंकि हमको वहां से फूड वूड सब कुछ मिलता है, तो कंजर्व ही कर दें, कोई काम धंधा नहीं करे, वहां से लकड़ी नहीं काटे, तो भाई हमको पैसा कहां से आएगा, हम डेवलप करके कैसे बनेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि जितनी स्पीसीज अभी खतरे के कगार पे है, अगर उनको बचाने लगे ना हम लोग तो बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि उतना रिसोर्स नहीं हमारे पास बचाने के लिए, ठीक है। हमने क्या बोला, हमने बोला कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन करते हैं, हमने बोला बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाए, हमने क्या बनाया, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो जगह को बनाया जाता है जहां पे स्पीसीज बहुत ज्यादा हो और वहां पे इंडेमिनिज स्पीसीज हो। इंडेमिनिज स्पीसीज का सिंपल सा मतलब है जो उस एरिया में पाए जाते हैं, कहीं और पाए नहीं जाते हैं, करेक्ट। तो बायोडाइवर्सिटी बनाने के हमारे पास दो तरीके थे। पहला, हाई डिग्री ऑफ इंडेमिनिज, बहुत ज्यादा स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज वहां रहते हो जहां वो कहीं और पाए नहीं जाते हैं। दूसरा, वहां पे बहुत ज्यादा स्पीसीज। तो हमने इनिशियली 22 बायोडाइवर्सिटी था, फिर 9 और जुड़ गए, तो वर्ल्ड में 34 है। 3 इंडिया में है, कौन कौन से, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बुरान और हिमालय, करेक्ट।
ये हमारी इंडिया की टेरिटरी से रखती है, करेक्ट। हॉट स्पॉट अगर पूरे 34 हॉट स्पॉट को जोड़ लिया जाए तो 2% ऑफ द अर्थ है, लेकिन जब हमने इनको कंजर्व कर लिया तो कहीं ना कहीं जिस रफ्तार से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा था उसमें 30% की कमी देखी गई, करेक्ट। और हमारा जो इंडिया है उसने भी और भी कुछ तरीके निकाले, उसने क्या किया, उसने बायोस्फीयर रिजर्व बनाए, उसने नेशनल पार्क बनाए, उसने सेंचुरीज बनाई, करेक्ट। बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ एरियाज होते हैं जैसे कोर जोन, बफर जोन, मैनिपुलेशन जोन। कोर जोन वो एरिया है जहां पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है, बफर जोन वो इलाका है जहां पे एक्टिविटी अलाउ है लेकिन कुछ लिमिटेड, और मैनिपुलेशन जोन वो जगह है जहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, करेक्ट। इंडिया के पास 14 रिजर्व बायोस्फीयर है, 90 नेशनल पार्क एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। टचिंगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है जो कि मस्क डियर और हैंगुल का घर है। इंडिया के पास हिस्टोरिकल रीजन भी रहा है क्योंकि हम क्या करते हैं, पूजते हैं, ठीक है, चीजों को, हमारे कल्चर में रहा है, तो हमने सैक्रेड ग्रुप्स बनाए। सैक्रेड ग्रुप्स वो ट्रीज होती हैं जिनका अपना एक वैल्यू होता है, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे मेडिसिनल हो, चाहे कल्चरल हो, करेक्ट। जैसे पीपल का पेड़, और हम उसको पूछते हैं। सैक्रेड ग्रुप कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पे देख लोगे आप, जहां पे इलाका लिखा हो यहाँ सैक्रेड ग्रुप्स मिलता है, करेक्ट। फिर हमने बोला हम बात करते हैं सिटू की, तो वो अप्रोच जहां से प्लांट को बाहर निकालते हैं, टेक आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, और ऐसी जगह पे रखते हैं जहां उनको स्पेशल केयर दिया जा सके। जूलॉजिकल पार्क हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, वाइल्ड लाइफ सफारीज हो गया, इस पर्पज के लिए हम उसको यूज करते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जो कहीं और नहीं है लेकिन जू में प्रेजेंट हैं, ठीक है। रिसेंट ईयर में बात तो एक चिट्टू पे थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ है। हमने क्या किया, गैमेट निकाल दिया वैसे स्पीसीज का जो खत्म होने के कगार पे है, ठीक है। हमने क्या किया, एक को निकाल दिया है, एक को निकाल के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, हम प्लांट निकालते हैं उसमें टिश्यू कल्चर करते हैं, करेक्ट। फिर हमने बोला बहुत सारे सीड्स बैंक बनाए जिसमें सीड को रखा गया है, करेक्ट। अब हमने बोला बायोडाइवर्सिटी का कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं है, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं हमको इसको कंजर्व करने की भी कोई बाउंड्री नहीं रखना चाहिए। तो द अर्थ समिट हुआ था कहाँ, 1992 में रियो डी जेनेरो में, जहां पे बहुत सारे कंट्री से एक साथ आए, उन्होंने बोला कि भाई कैसे कंजर्व करना है, क्या कंजर्व करना है। फिर 2002 में भी हुआ जोहान्सबर्ग में, ठीक है, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हुआ, और 190 कंट्रीज आई, उन्होंने साथ में प्लेज लिया कि भाई हमको क्या करना है काम 2010 तक कि ये जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है वो कम हो जाए, करेक्ट। यहां पे आपका होता है चैप्टर कंप्लीट, आई होप। अब देखो क्या है कि आप अगर डायरेक्ट इस चैप्टर को देखोगे, इस लेक्चर को देखोगे और आप समझोगे हमको समझ में आ जाए तो फिर प्रॉब्लम है। आपको पहले पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, ये तो क्विक रिवीजन के लिए लेक्चर है, करेक्ट। ठीक है, तो कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।